प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। ये प्रश्न तो हम लोग कर चुके हैं, आगे प्रश्न पर बात करते हैं। आजकल हम लोग सरलीकरण पढ़ रहे हैं और सरलीकरण में अब तक आपको ढेर सारे सवाल प्राप्त हो चुके हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर 121 सवाल तक मिल चुका। अब उसके बाद 122वां सवाल मेरे पास है और हम आपके पास खड़े। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप देखिए, अच्छे से समझ में आए, मैसेज जरूर करिएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी किताब आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके पास है, इसको पढ़िए, समझिए, कैसे होगा इस पर विचार करिए। प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को दिया, शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को दिया, शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को दिया। इसके बाद उसके पास 3 सेब बच गया। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? बड़ा अजीब सा सवाल। आप चाहे तो विकल्प से सोच सकते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर मान लो इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या बनेगा आओ बताते हैं। मान लीजिए सवाल को आप इक्वेशन के माध्यम से करना चाहते हैं, तब कैसे बनेगा, और अगर आप वैसे विकल्प के माध्यम से देखें, दोनों तरीका मैं आपको बताता हूँ। सवाल है कि एक फल विक्रेता है, उसके पास जो भी सेब है उसका आधा भाग और एक सेब पहले ग्राहक को दिया, आधा भाग दिया और एक सेब दूसरे ग्राहक को दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो उस विक्रेता के पास कुल x सेब रहा हो, मान लीजिए शुरुआत में उसके पास x सेब था, तो x सेब का आधा वो दे दिया किसी को। जब आधा दे देगा तो उसके पास x/2 सेब बचेगा। मान लेता हूँ शुरुआत में उसके पास x सेब था, शुरू में, क्योंकि इसी x की वैल्यू बाद में निकालनी पड़ेगी। तो उसने आधा सेब दे दिया और आधा देने के बाद एक सेब और दे दिया, एक सेब और दे दिया, तो क्या बचा है? -1। अब देखो, पहले ग्राहक को देने के बाद उसके पास इतने सेब बचा। फिर क्या हुआ? शेष का 1/3 भाग दूसरे ग्राहक को दे रहा। शेष यही है, इसका 1/3 दूसरे ग्राहक को दे देगा। अगर दूसरे ग्राहक को 1/3 दे देगा तो बचेगा क्या? 2/3। बोलो, 1/3 अगर दे देगा तो क्या बचेगा? 2/3 बचेगा और 2/3 सेब बचेगा। उसके बाद कह रहे हैं एक सेब और दे देगा। बताओ, 2/3 बचेगा, लेकिन उसका जो बचा रहेगा उसमें से भी एक सेब दे देगा, तो फिर -1 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट में। ध्यान से देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। शेष बचे सेबों का 1/5 तीसरे ग्राहक को देगा। अगर 1/5 तीसरे ग्राहक को देगा तो बचेगा उसके पास 1/5 देने के बाद उसके पास बचेगा 4/5, और 4/5 सेब देने के बाद में एक सेब और दे देगा, एक सेब और दे देगा तो -1 हो जाएगा। इतना करने के बाद उसके पास 3 सेब बचेगा। बस ये हल कर लो, आपका उत्तर आ गया। कैसे हल होगा? एक एक क्रम को आगे ले जाओ। जैसे इस -1 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो वो 4 बन जाएगा, और ये 4/5 उधर जाएगा तो 5/4 बन जाएगा। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, x/2 -1 गुणा 2/3 -1 बराबर, ये सारी बातें वहां जा रही है। तो अगर एक उधर जाएगा तो 4 बन जाएगा, और ये 4/5 जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, और ये 4 कट जाएगा, 5 बचेगा। ध्यान से देख जाइए। अब क्या होगा? ये फिर -1 वहां जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 2/3 उधर जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और फिर से देखते हैं, x/2 -1 यहाँ बचा, और राइट साइड क्या बचा? यहाँ 5 है, ध्यान दीजिएगा 5 है, और ये -1 जाएगा तो 6 बन जाएगा, और 6 बन जाएगा, और 2/3 उधर जाएगा तो 3/2 बन जाएगा, और 2 से 3 कट जाएगा, 2 3 6, ये 9 सेब बचा। यानी x/2 -1 बराबर 9 है। अब बताओ x बराबर क्या हुआ? ये -1 उधर जाएगा तो 10 बन जाएगा, और /2 उधर जाएगा तो ×2 बन जाएगा। उसके पास शुरू में 20 सेब था, और आपका उत्तर ये आ चुका है। ध्यान से देख रहे हैं आप क्या समीकरण है, कैसे लगाया गया। अच्छा सवाल है, जल्दी से सोचाता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप बहुत मस्ती से सोचिए और हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई लड़का इसको विकल्प से लगाने की कोशिश करे तो क्या करेगा? पहला काम, जैसे विकल्प से सोचेगा तैसे ये विकल्प और ये विकल्प तुरंत कर जाएंगे। काहे? आधा कर रहा, पहले ही आधा कर रहा, इसलिए 15 का आधा हो नहीं पाएगा, 25 का आधा हो नहीं पाएगा, 2 विकल्प ऐसे ही कट गए। अब जरा 18 के बारे में सोचो। 18 का आधा यानी 9 सेब, और एक सेब और 10 सेब। 10 सेब पहले ग्राहक को देगा, और 10 सेब इसमें दे देगा तो 8 सेब बचेगा, और 8 सेब का 1/3 होगा नहीं। 8 सेब का 1/3 नहीं होगा, इसलिए ये भी कट जाएगा। अब केवल यही एक सच होगा। तो अगर विकल्प से करोगे तभी आएगा, और अगर इक्वेशन से करोगे तभी आएगा। बहुत मस्त सवाल है, आगे बढ़ता हूं। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है, तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसको 30 रुपया मिला है, तो बताओ कितनी बार उसका निशाना चूका? 100 बार निशाना लगाया है, 30 रुपया। कह रहा कितनी बार निशाना चूका?
अब बताओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ सही, यहाँ लिख देता हूँ लगा ना, क्या कहते हैं, 1 मिनट, एक लक्ष्य पर निशाना लगाना, तो निशाना लगा मैंने लक्ष्य पर लगा, यहाँ लिख देता हूँ नहीं लगा है, लगा और नहीं लगा। और हमको नहीं लगा मतलब चूका, हम मान लेते हैं x बार नहीं लगा, तो कई बार लगा भाई, 100 बार टोटल मारा है और 100 बार में से x बार नहीं लगा, इसका मतलब 100 माइनस x बार लगा, और जब लगा तो उसे 1 रुपया मिला, और जब नहीं लगा तो उसे 1 रुपया काटा गया मैंने, घटाया गया, और तब उसको टोटल मिला है कितना, 30 रुपया मिला। बस यही समीकरण। यह सवाल पढ़ने के बाद जो ये पहली लाइन समीकरण का बनता है, यही इतना गणित है बस, और सीखा जाए। तो अगर हम इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 100 माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स और बराबर 30। विचार करो, ये -2 है, -2x बराबर ये 100 है भाई, 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 उधर जाएगा तो ये -100 हो जाएगा, 30 -100 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, -70 आ जाएगा। अब दोनों कट जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 70/2 यानी 35, यानी वो 35 बार निशाना चूका, यानी 65 बार उसका लगा है और 35 बार चूका। 65 बार लगा है तो 65 रुपया पाया होगा, और 35 बार चूका है, 65 में 35 घट गया, 30 रुपया मिला होगा, उसका 65 बार क्या लिखा, 35 बार उसका निशाना चूका है। समीकरण बनाना खाली सीखना है। अगर आपको इसमें कुछ सीखना है तो सीखने के लिए इसमें खाली एक बात, देखो कौन सी बात है, ये लाइन ध्यान से देखो, ये लाइन, बस यही लाइन अगर आप सीख लेते तो इसी को कहते हैं गणित, बाकी लाइन तो कैलकुलेशन है बस। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल। लिखा है रेल के आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, परंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना। आरक्षण प्रभार माने जो सीट रिजर्व कराते हैं हम लोग, तो रिजर्व कराने का अलग से पैसा लगता है, क्योंकि हम लोग एक साथ टिकट लेते हैं, पता नहीं चलता, टिकट का मूल्य और होता है और उसके बाद आरक्षण कराएंगे तो अलग पैसा लगता है। तो कह रहा कि जो टिकट का मूल्य है वो तो किराए का आधा है, परंतु आधे टिकट पर जो आरक्षण लगा है वो पूरे टिकट जितना है। ये दो स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपया है, तथा पूरे और एक आधे टिकट का प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य 850 रुपया है। तो आरक्षण का प्रभार कितना है ये पूछा जा रहा है। मैं मान लेता हूं कि जो पूरा टिकट है मान लो वो 2x का है, काहे, क्योंकि आधा टिकट भी हमको बताना है, एक बच्चा भी तो है। आधा टिकट का मूल्य फिर कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, और आरक्षण का पैसा जो उस पर टिकट का आरक्षण करा रहे हैं उसका मान लो y रुपया। अब बताओ, अगर एक टिकट आप ले रहे हो, दो स्टेशनों के बीच एक टिकट आप ले रहे हो, इसका मतलब हुआ कि 2x रुपये का तो आपने टिकट खरीदा और प्लस y रुपये का आरक्षण कराया और कुल 525 रुपया खर्च हुआ। एक क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा एक पूरा और एक आधा टिकट खरीदा हमने। जब पूरा एक आधा खरीदोगे तो यहाँ देखो इक्वेशन बना रहा हूँ, एक पूरा खरीदोगे 2x और एक आधा खरीदोगे 1x, लेकिन 2 टिकट आपने खरीदा है और 2 टिकट पर आरक्षण का 2y रुपया खर्च होगा, ये 2y खर्च हुआ और तब जाके खर्च हुआ कितना, 850 रुपया। एक समीकरण यहाँ बन गया। ये कौन सा बन गया, ये बन गया 3x, देखो ये बन गया 3x + 2y बराबर 850। अब बताओ, हम इन दोनों समीकरणों को, इसका नाम है समीकरण 1, इसका नाम है समीकरण 2, अब इन दोनों को हम हल करने जा रहे हैं। हमको y का मान चाहिए। अगर y का मान चाहिए तो क्या करें, y माने हमसे पूछा गया आरक्षण प्रभार कितना है, यानी y की वैल्यू बतानी है, तो x हमको कैंसिल करना है। x कहाँ से कैंसिल होगा, ये 3x है, ये 2x है, 3 2 का लघुत्तम क्या होता है 6, तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे और इसमें 3 से गुणा करेंगे। तो चलो इसमें 3 से गुणा करते हैं। पहले समीकरण में हम 3 से गुणा कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x और प्लस 3y बराबर 3 से गुणा करोगे तो 5 1575। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे, बोलो 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 6x, और यहाँ क्या है 2y है, 2 से गुणा करोगे तो 4y बराबर, इसको 2 से गुणा करो 850 का दूना तो हो जाएगा 1700, 8 दूनी 16 1700। अब खाली घटा दो, आपका उत्तर आ जाए माइनस माइनस माइनस, तो x हो गया। अब यहाँ आ गया -y और यहाँ कितना है भाई, उल्टा घटाओ, माइनस में आएगा, 10 में से 5 घटाओ 5, 9 में से 7 घटाओ 2 और 6 में से 5 घटाओ 1, x कट गया, माइनस कट गया। y बराबर 125, कितना आ गया भैया, आरक्षण प्रभार कितना आ गया 125 रुपया। आपके सामने समीकरण देख लीजिए, कैसे लगाया जा रहा है ये भी देख लीजिए। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें।
एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपया है तथा 24 किलोमीटर यात्रा का खर्च 204 रुपया है, तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज क्या होगा? आओ समझते हैं। भाई मान लेता हूँ जो निश्चित किराया है, निश्चित माने क्या हुआ कि जैसे टैक्सी आप बुक करते हैं तो एक निश्चित किराया होता है। निश्चित किराया को हम लोग x मान ले रहे हैं और प्रति किलोमीटर किराया हम ले रहे हैं y रुपया। तो जब बंदे को 16 किलोमीटर जाना होगा, 16 किलोमीटर, तो क्या खर्च करेगा? वो x रुपया तो खर्चे करेगा प्लस 16 y रुपया खर्च करेगा और कुल मिला के 156 खर्च करेगा। और जब उसको 24 किलोमीटर जाना होगा तो x रुपया तो खर्च करेगा ही करेगा प्लस 24 किलोमीटर के लिए 24 y रुपया खर्च करेगा और कुल खर्चे करेगा 204 रुपये। अगर हम इन दोनों समीकरण को हल कर दें तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, और जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो 30 किलोमीटर की यात्रा कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। आओ क्या करें, घटा दें। तो माइनस 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 x तो गया, अब देखो कितना है 24, 8 माइनस 8y बराबर माइनस कितना है 14 में से 6 घटाओगे 8 और 9 में से 5 घटाओगे 4, ये माइनस का है। तो बताओ माइनस माइनस कट गया, y बराबर क्या होगा 6, यानी प्रति किलोमीटर 6 रुपया किराया लगता है। अगर हम 6 का मान पहले समीकरण में डाल दें तो अभी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ रख दो 6, तो 16 छक्का 96 हो जाएगा और 96 जाकर उसमें से घटेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 156 माइनस 96, यानी कितना हो जाएगा 6 में से 6 गया 0 और 15 में से 9 गया 6, 60 रुपया। x की वैल्यू 60 रुपया। अब करें 30 किलोमीटर की यात्रा हमको करना भाई, 30 किलोमीटर यात्रा करना है तो आपको 60 रुपया तो पहले देना ही पड़ेगा, ये निश्चित किराया है 100 रुपया। और 30 किलोमीटर जाना, हर किलोमीटर के लिए 6 रुपया देना है। 30 किलोमीटर के लिए 30 गुणा 6 करोगे आप, 3 छक्के 18, 180 रुपया और दे देंगे। बताओ कुल कितना रुपया हुआ? 8 6 14 1 1 1 2, 240 रुपया आपका खर्च होगा श्रीमान जी, और आपका बी विकल्प सही है। देख रहे हो, x और y की जब वैल्यू आ गई तो हमें बताना किसका मान था, हम यहाँ लिख देते हैं। हमें बताना था x प्लस 30y का मान बताना था, हमने इसी में वैल्यू रख दिया, हमारा उत्तर आ गया। मेरे ख्याल से आप बात समझ रहे होंगे। अगले सवाल को ध्यान से देखिए। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हैं। मुर्गियां कितनी? भाई बताओ, वन वेरिएबल से लगा लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। हमने यहाँ लिख दिया बकरी, यहाँ लिख दिया मुर्गी। अब बकरी है मान लो x और कह रहे 240 सिर है। भाई अगर 240 सिर है तो 240 जानवर होगा, और 240 में से अगर x बकरी है तो मुर्गी कितनी हो जाएगी? 240 माइनस x मुर्गी हो जाएगी। अब जरा पैर का हिसाब कर लेते हैं। एक बकरी के पास 4 पैर होता है और एक मुर्गी के पास 2 पैर होता है, और दोनों पैरों को अगर इकट्ठा किया जाए तो कुल 640 पैर हो रहा है। बस यही समीकरण हल कर दो, आपका उत्तर हाजिर है। देखो ये कितना है, आप चाहे 2 से छोटा कर लें, ना करें। 4x प्लस 2 से गुणा करो, ये हो जाएगा 480 माइनस 2x और बराबर 640। अब 4x में से 2x घटाओगे 2x और बराबर 480 इधर जाएगा तो घटेगा, तो 0, 14 में से 8 गया 6, 5 में 4 गया 1। तो बताओ 1x बराबर 80 आया। ये क्या है? बकरियों की संख्या है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? मुर्गियाँ कितनी हैं? तो मुर्गियाँ तो 240 माइनस x है, x की वैल्यू आ चुकी है। अगर 240 में से हम 80 घटा दें तो मुर्गियों की संख्या मिल जाएगी 0, 14 में से 8 गया 6 और 160। तो पता चल गया 160 मुर्गियां हैं और 80 बकरियां हैं, हमारा काम हो गया। वैसे आप देखते होंगे कहीं कहीं पर फार्मूले भी बनाए गए हैं इसके लिए। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, चाहो तो आप लिख दो। आओ एक जानकारी दे दें आपको। 4 पैर वाले जानवर की संख्या, यहाँ 4 पैर क्यों लिख रहा हूँ? 4 पैर वाले जानवर की संख्या आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, फार्मूला बना लीजिए कि पैर में से माइनस 2 गुणा सिर और बटा 2 कर दीजिए तो 4 पैर वाला जानवर मिल जाएगा। 4 पैर माने बकरी होता है, तो बकरी मिल जाएगी तो मुर्गी मिल ही जाएगी। लेकिन हम इस पर बहुत काम नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आप कुछ ऐसा सीखो जब भूलने की गुंजाइश न रह जाए। आइए अगले सवाल करें। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। उसने 140 प्रश्न सही किया, 350 अंक प्राप्त किया, कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? तो भाई मान लो ये सही है और ये गलत है। उसने x प्रश्नों का सही उत्तर दिया और कुल मिला के कितने क्वेश्चन किए थे? 140 प्रश्न हल किया था। तो 140 में से x सही गया तो गलत कितना गया होगा? 140 माइनस x गलत गया होगा।
अब जो सही किया होगा उस पर 5 नंबर पाया होगा, जो गलत था उस पर 2 नंबर कटवाया होगा। कहाँ से कटवाया होगा? जो पाया होगा उसी में से कटवाया होगा, और बराबर मिला उसको 350। बस इसी को हल कर लिए, अभी x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार में उत्तर आएगा। ये समीकरण है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि समीकरण बनाना आप सीख जाइए। ये है समीकरण, यही समीकरण है जिससे आपको उत्तर मिलने जा रहा, जान लो आप। तो इसको अब हल कर लो भाई, हल करो। हल करेंगे आप इसको तो कैसे हल करेंगे? देखो 5x माइनस 2 का गुणा अंदर करो तो हो जाएगा 14 दूनी 28, 280। ये प्लस 2x हो जाएगा ना, माइनस बाहर है, 2x हो जाएगा और बराबर 350। तो जरा बताओ 5x और 2x 7x हो गया, और 280 उधर जाके जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस है, तो 0 8 5 13 1 3 2 5 1 630। x बराबर 7 9 63 यानी 90। x बराबर 90 यानी उस आदमी के कुल 90 क्वेश्चन सही है। बताओ कैसा लग रहा? हमें लगता है कि इतने आसानी से जो आपका समीकरण है वो समीकरण आपको बहुत रिच बना देगा अगर आप समीकरण सीख गए तो। कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्या बता दो। मैंने मान लिया, माना यक्ष शाखा है, यक्ष शाखा है। अच्छा बताओ अगर यक्ष शाखा होगी तो कह रहे प्रत्येक पर एक चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाएगी। तो बताओ एक x पर एक चिड़िया बैठेगी तो मान लो एक चिड़िया बैठ जाएगी और प्लस एक शाखा बच जाएगी। एक शाखा बच जाएगा का मतलब क्या हुआ? बताओ, कह रहे यक्ष शाखा था और यक्ष शाखा में से प्रत्येक पर एक चिड़िया बैठ गई, तो एक चिड़िया तो बैठ गई। और कह रहे एक चिड़िया बच जाती, एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बच रही है, इतने चिड़िया बैठ गई। लेकिन इतना चिड़िया बैठने के बाद एक चिड़िया बच गई, मतलब +1 ये चिड़िया, एक चिड़िया तीसरा बैठ गई। ये एक चिड़िया बैठी एक शाखा पे, एक चिड़िया ये और एक चिड़िया और बच गई, इतनी चिड़िया हमारे पास। अब चलो कह रहे हैं अगर प्रत्येक शाखा पे 2-2 चिड़िया बैठ जाए, अगर 2-2 चिड़िया बैठ जाएगी तो एक शाखा बच जाएगी। एक शाखा बच जाने का मतलब पूरा एक शाखा का नहीं इस्तेमाल हो पाएगा, x-1 शाखा का इस्तेमाल हो पाएगा अगर उस पर 2-2 चिड़िया बैठ जाए। तो बताओ ये भी सारी चिड़िया है, ये भी सारी चिड़िया है, दोनों बात बराबर। आओ हल करें। ये समीकरण देख लो, यही समीकरण है काम का और ये आपका उत्तर बन चुका है। यही सीखना। आओ हल करते हैं। ये हुआ x + 1 बराबर 2x - 2। अब एक x इधर जाएगा तो x बचेगा और 2 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा। अब शाखा तो 3 आ गई। अगर शाखा 3 आ गई तो यहाँ पर रख दो 3 और +1 4 चिड़िया हो जाएगी। अब 3 शाखा 4 चिड़िया कहाँ दिख रहा? 3 शाखा 4 चिड़िया यहाँ देखो, ये आपका विकल्प हो गया। कैसा रहा? यही इक्वेशन बनाने की बात करो क्योंकि यही नहीं बनता है जल्दी। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 पर आरंभ होता है तथा चौथा अंतिम पीरियड 13:45 पर खत्म होता है। यदि प्रत्येक की समय अवधि समान हो तो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया जाए तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि क्या है? तो पहले हम ये देख लें छुट्टी कै बजे हो रही है? 13:45 पर। अब क्लास शुरू कब हुई थी? 10:30 पर। तो हमें ये पता चल जाएगा 5 और 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 0 गया 3। 3 घंटा 15 मिनट कुल क्लास चली टोटल। अब 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 60 × 180, बताओ 60 × 3 और +15, तो 60 × 180 और +15 195, टोटल 195 मिनट क्लास चली टोटल। परंतु ध्यान रहे अभी प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम देना है। जब 5 मिनट विश्राम दोगे मेरे भाई, 1 2 3 4 पीरियड चलता है तो 5 मिनट का विश्राम आप यहाँ दे पाओगे। खाली 3 बार विश्राम कर पाओगे, पहले नहीं विश्राम हो सकता, अंत में भी नहीं हो सकता। यह काम की बात है, यही गलती होती है क्योंकि लड़का 4 बार विश्राम कर देता है। तो 4 पीरियड में अगर विश्राम देना है तो 3 ही बार विश्राम दे पाओगे। हर विश्राम 5-5 मिनट का है तो 5 से 15 मिनट तो विश्राम हो जाएगा, यानी इसमें से 15 मिनट आप घटा भी दो तो अब खाली बचा आपके पास 180 मिनट। अब 180 मिनट में 4 पीरियड होना है, बताओ तो एक पीरियड कितने का हुआ? 180/4 भाग देंगे तो आ जाएगा 45, यानी हर पीरियड कितने का होता है? 45 मिनट का पीरियड होता है। यही सीखना है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। लिखा, क्रिकेट के खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण संख्या का 3/11 है। अगली उच्चतम संख्या शेष रन संख्या का 3/11 है। अच्छा, दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 है तो संपूर्ण रन संख्या कितनी? बड़ा समझिए बात को। कह रहे
उच्चतम ऋण संख्या, ध्यान रखिएगा शेष शब्द इस्तेमाल आपको याद होगा अगर हमारे पिछले वीडियो में, तो 3/11 दो बार लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 3/11 दो बार लिखा, 11 ग्रह में 121 हम मान लेते हैं। अरे इसमें तो उत्तर भी लिख रहा, हमसे क्या मतलब, हम मान लेते हैं कुल 121 ऋण संख्या है, 121 यक्स ऋण है टोटल, करा संपूर्ण ऋण संख्या कितनी, तो हमने मान लिया 121। कहाँ से है, 11 × 11 करने पाया, क्यों गुणा किया, क्योंकि शेष शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो अब बताओ 121 जब हो गया तो हम क्या करेंगे, एक आदमी जो क्रिकेट का में उच्चतम ऋण संख्या था संपूर्ण ऋण संख्या का 3/11, तो संपूर्ण ऋण संख्या यही है, इसका 3/11 कितना होता है बताओ, 121 का 3/11 क्या होता है, 33 होता है भाई, तो ये हुआ 33 यक्स। बताओ ये उच्चतम ऋण संख्या। अब फिर कह रहे हैं कि जो अगली उच्चतम ऋण संख्या शेष ऋण संख्या का 3/11, शेष बचा कितना, शेष बताओ 121 में से अगर हम 33 घटा दें तो शेष क्या बचेगा, 11 में से 3 बचेगा 8 और 11 में से 3 बचेगा 8, 88 बचा। अब इस 88 यक्स जो बचा है इसका 3/11 फिर करना है, क्योंकि दूसरे वाला 3/11 है। बताओ 88 का 3/11 क्या होता है भाई, 3/11 होगा, 11 8 88, 8 24 यक्स, बताओ 24 यक्स होगा कि नहीं होगा। अब कह रहे हैं इन्हीं दोनों का अंतर कितना है, 9 रन है, जो पहला 3/11 था और शेष का 3/11 था, दोनों का अंतर 9 बताया जा रहा है, 24, 36 और 3 यानी 9 यक्स बराबर 9 आ गया, तो x बराबर 1 आ गया। अगर 1x बराबर 1 आ गया तो 121 यक्स टोटल था, तो 121 रन टोटल था, हमारा बी विकल्प सही जा रहा, देख रहे हैं, अच्छा है। अब अगर आप ऐसा नहीं करते यक्स मानकर भी लगाएंगे तो भी लग जाएगा, मैं कर देता हूं, नहीं तो आप में से कोई सोचे कि यार ये तो बहुत टेक्निकल टाइप का लग रहा था ना। मान लेते हैं कुल यक्स रन था, तो बताओ यक्स का 3/11 तो एक ने बना लिया, यानी 3x/11। अब बताओ शेष क्या बचा होगा, शेष बचा होगा x - 3x/11, तो कितना हुआ 11x - 3x, 8x/11 बचा। बताओ अब 8x/11 का 3/11 दूसरे ने बनाया था, तो 8x/11 का 3/11 दूसरे वाले ने बनाया था, यानी 8 × 24x/11 दूसरे ने बनाया था। बताओ तो पहले ने कितना बनाया था 3x/11 और दूसरे ने बनाया 24x/11। अब इन्हीं दोनों का अंतर 9 है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, 3x/11 - 24x/11 और बराबर 9 है। कुछ गलत हो रहा, 11 नहीं है 121 है मेरे भाई, 11 ग्रह में 121 होता है, देखो ये 121 है, 121, तो हमको यहाँ भी इसको 121 का लेना चाहिए, 121। अब हम क्या करेंगे 121 लघुत्तम ले लेंगे, 11 ग्रह में 121, 11 × 33 यक्स और -24 यक्स और बराबर 9। अब बताओ यहाँ क्या आया, 9x बटा 121 बराबर 9, ये 9 कट गया, 121 वहाँ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 121, ये आपका उत्तर है। तो आप चाहे इधर से लगाएं चाहे उधर से लगाएं, दोनों तरफ से आपका उत्तर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगला सवाल देखो, कुछ टाफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टाफियां मिली तथा 14 टाफियां बच गई। यदि इस समूह में 2 बच्चे और होते तो कोई टाफी नहीं बचती। अब यहाँ एक गड़बड़ी हो गई, आप जो है 7 टाफी बांट रहे हो और आपके पास 14 टाफी बची और 2 बच्चे और होते तो वो 7 ले लेते। तो कह रहे कितने बच्चे थे भाई, निर्धारित नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं निर्धारित कर पाएंगे, ये तो किसी भी नंबर पर सेट हो जाएगा। बताओ 10 बच्चे होते तब भी, 20 बच्चे होते तो भी, 100 भी बच्चे होते तब भी सेट हो जाता, क्योंकि जो इनकी 14 टाफी बची थी और 2 बच्चे और आ जाते और 7 वो भी ले लेते, वो भी खत्म हो जाता, तो ये प्रत्येक नंबर पर सच हो जाएगा। कोई इक्वेशन नहीं बन रहा, इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। कह रहे 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया, दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के पलड़े में और दूसरे को दूसरे पलड़े में रखा गया। समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा, दोनों टुकड़ों की तौल का गुणनफल क्या, जरा समझो बात को। टोटल 25 कैरेट है, 25 कैरेट। अब इन्होंने एक तराजू बना लिया, अब इसको 25 कैरेट का जो था हमारा, इसको 2 भागों में तोड़ा। ये नहीं पता कितना कितना टूटा, एक भाग यहाँ है मान लो बड़ा वाला, एक भाग यहाँ है छोटा वाला। अब होगा क्या, तराजू पलड़ा ऐसे हो जाएगा। तो कह रहे समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े पर और रखना पड़ा, यानी इस पर 9 कैरेट और रखना पड़ा, तब जाके बराबर हुआ। अच्छा एक बात बताओ,
ये जो बड़ा गोला है और ये छोटा गोला है, ये दोनों मिलकर तो 25 था ही, और 9 कैरेट और रखना पड़ा। तो यानी इस समय तराजू पर हमारे पास कितना है, 25 + 9 बराबर 34 कैरेट हमारे तराजू पर है। भाई ये बड़ा गोला और छोटा गोला मिलकर 25 है और ये 9 कैरेट और रखना पड़ा, तो 25 + 9 यानी 34 कैरेट पर हमारा ये तराजू है और एकदम बैलेंस है, बराबर है। इस समय कह रहे समतुल्य भार करने हेतु रखा गया, तो अब तो बराबर हो ही गया होगा। तो अगर 34 पर दोनों बराबर है तो कन्फर्म है ये भी 17 है, ये भी 17 है। तो अगर ये 17 है तो ये इसका मतलब बड़ा टुकड़ा 17 हो गया और दूसरा टुकड़ा 17 है जिसमें 9 हमने रखा है, तो छोटा टुकड़ा 8 होगा। अब देखो 17 और 8 25 हो गया और कह रहे हैं इनके टुकड़ों का गुणनफल बता दो। 17 × 8 बता दो, 17 × 8 बराबर 136 हुआ। कहाँ गया भाई, ये बी विकल्प देखो। तो यानी 136 होगा उन दोनों का गुणनफल, क्योंकि दोनों टुकड़ों का भार क्रमशः 17 ग्राम 17 कैरेट और 8 कैरेट होगा। और आप अगले सवाल की तरफ चलें। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? क्या आपको पता है कि पार्टी में हाथ मिलाने को लेकर अगर n व्यक्ति हैं तो पार्टी में हाथ मिलाने का क्या तरीका होता है? अगर किसी पार्टी में n व्यक्ति हैं और प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं? n -1/2 इतने हाथ मिलाए जाते हैं। और ये कह रहे 66 बार हाथ मिलाए गए, इसका मतलब यह वैल्यू 66 के बराबर है। तो चलो अब ये बन गया द्विघात समीकरण, आओ हल कर लेते हैं। तो 2 तो उधर चला जाएगा, ये बन गया n² - n और ये 66 का दूसरे बार 132 -132 और बराबर 0। अब 2 संख्याएं चाहिए जिनके बीच में एक x का अंतर हो और गुणनफल 132 आता हो। क्या बताओ, -12 और +11 के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये दोनों फैक्टर बन गए और -12 यही +12 बनेगा, तो 12 व्यक्ति थे, हमारा उत्तर बन गया। आप चाहो तो वैल्यू रख लो, अगर वैल्यू आप रखते हो तो क्या बनेगा, n² - n नहीं लिख करके हम लिख दें -12n + 11n और -132 बराबर 0। तो x कॉमन, x नहीं n है भाई, देखो बराबर 0। तो ये है n कॉमन ले लिया, तो ये आ गया n - 12, यहाँ +11 कॉमन ले लिया n - 12 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में n - 12 हुआ और एक ब्रैकेट में n + 11 हुआ और बराबर 0। तो ये क्या हुआ, ये हो गया n बराबर 12 हो गया और यहाँ n बराबर -11 हुआ। माइनस हो नहीं सकता, यही 11 सही है। इतना मेहनत करना पड़ेगा और नहीं तो 12 आपका उत्तर आ ही गया। देख रहे हैं, अगला सवाल देखिए। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठ गए तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है तो कितने घोड़े थे? जरा सोचो। कह रहे हैं आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठ गए। भाई मान लो 2x घोड़ा है, यहाँ मैं घोड़ा लिख देता हूँ और यहाँ व्यक्ति लिख देता हूँ। हमने मान लिया कि 2x घोड़ा है और 2x व्यक्ति है। अगर आधा व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठ जाएगा तो घोड़ा जमीन पर कौन चल रहा है? 2x घोड़ा तो जमीन पर चल ही रहा है। अब एक x व्यक्ति जमीन पर चल रहा है और ये कहे जमीन पर कुल 70 पैर चल रहे हैं। हम जानते हैं घोड़े के पास 4 पैर होता है और व्यक्ति के पास 2 पैर होता है। इनको जोड़ा जाए तो कुल 70 पैर बताया जा रहा है। तो 4 दूना 8x + 2x यानी 10x बराबर 70 बता रहे हैं। तो बताओ 1x बराबर 7 हो गया। अगर 1x बराबर 7 हुआ तो घोड़ा कितना था? 14। व्यक्ति कितना था? 14। पूछा क्या है? घोड़े कितने थे? 14 थे। ये आपका उत्तर आ गया। आप देख लीजिए कैसा काम हो रहा। लिखा A तथा B में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। A B को 50 रुपया दे दे तो B के पास A के पास बचे रुपए से दुगने रुपए होंगे। यदि B A को 20 रुपया दे दे तो A के पास B के बचे रुपए से तिगुने रुपए होंगे। A के पास कितने रुपए? ये सामान्य प्रश्न नहीं है, इक्वेशन बनेगा, आपका काम हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ A के पास A रुपया था, B के पास B रुपया था। तो जरा बताओ A और B मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब कह रहे हैं कि यदि A B को 50 रुपया दे दे, अगर ये 50 इसको देगा तो कैसे देगा? यहाँ से -50 हो जाएगा, यहाँ +50 हो गया। और अब क्या हो जाएगा? तो B के पास A के बचे पास रुपए से दुगने हो जाएंगे, यानी A का रुपये का दुगना किया जाए तब B के बराबर होगा। एक समीकरण यहाँ से बन गया, देखो 2A - 100 बराबर B + 50। अब अगर हम B इधर लाएं 100 उधर ले जाएं तो लिख सकते हैं 2A - B बराबर 100 उधर जाएगा तो 150। आपका एक समीकरण बनकर तैयार है। अब दूसरा समीकरण देखो क्या कर रहा है, यहाँ 1 लिख देता हूँ।
अब कह रहा है कि यदि बी ए को 20 रुपया दे दे, फिर ले लो भैया, ए यहाँ है बी यहाँ है, और ये 20 रुपया इनको देगा तो -20 होगा और यहाँ +20 हो जाएगा। तो कह रहे हैं ए के पास बी के बचे रुपए 3 रुपये हो जाएंगे, यानी इसका 3 गुना करो तब इसके बराबर हो जाएगा। फिर ये समीकरण बन गया a + 20 बराबर 3b -20 यहाँ 60। अब अगर हम पक्षांतर करें तो a - 3b बराबर क्या हो जाएगा, 20 वहाँ जाएगा तो -80 हो जाएगा। अब एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, दोनों में से किसी एक के वैल्यू हमसे पूछा गया, a का पैसा बताओ, यानी b को कैंसिल करना, तो इसका 3 गुना करके इसके नीचे लो। मैं दोबारा लिख देता हूँ, a - 3b बराबर -80 है, और अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये भी -3b बन जाएगा। तो 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6a 6a -3b बराबर 3 से गुणा कराना, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 15 × 45 450। अब क्योंकि हमें b खत्म करना है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, b कैंसिल हो जाएगा। अब a - 6a -5a बचेगा, और बराबर दोनों माइनस का हो चुका है, जुड़ जाएगा, 8 × 5 = 13 और 4 × 1 = 5 -530। अब दोनों माइनस खत्म हो जाएगा, a बराबर क्या है, 5 × 1 = 5 5 × 1 = 30 106 रुपया। a के पास कितना रुपया था भाई, 106 रुपया था। अब a का मान किसी समीकरण में डाल दो, b का भी मिल जाएगा, जरूरत भी नहीं है, जो कह रहा खाली वही करना है तो वो कर देंगे। ये सवाल ऐसे हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, थोड़ा लेंदी टाइप के, घबराना नहीं है, करते जाइए। एक तरफ से कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। कितनी मिठाइयाँ बांटी गई? हम मान लेते हैं कि प्रत्येक बच्चे को x मिठाई देनी थी, मान लो प्रत्येक बच्चे को x मिठाई देनी थी, तो हमारे पास 175 बच्चे थे, तो हम 175 x मिठाई खरीद कर लाएंगे। लेकिन उस दिन हुआ क्या, 35 बच्चे आए ही नहीं, तो अगर 175 में से 35 नहीं आए तो कितना आए, 140 बच्चे आए होंगे, और जब 140 बच्चे आए तो प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिल गई। तो ये भी वही मिठाइयाँ हैं, ये भी वही मिठाइयाँ हैं, दोनों बात बराबर है। हल कर दिए, x की वैल्यू आ जाएगी, तो हल करो। ये तो हुआ 175x, और बराबर ये क्या है, 140 का गुणा करो 140x, और प्लस 14 × 4 = 56 560। 14x इधर लाओगे, 140x तो यहाँ आएगा 35x, और बराबर 560। तो बताओ x बराबर क्या हुआ, 560/35। अब देखो 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, बोलो, और 5 से काट दोगे 16, यानी प्रत्येक बच्चे को 16 मिठाई देना था। हमारे पास 175 बच्चे थे और 16 मिठाई प्रत्येक को देना था। कितना मिठाई खरीद कर लाए होंगे, 175/16, 16 × 5 = 80, 8 16 × 7 = 112, और 8 × 120, 12 16 के 16 12 28, यानी टोटल 2800 मिठाइयाँ कहाँ हैं भाई, दिख नहीं रही है, एक बार फिर से देख लें। 2800 मिठाई लाई जानी थी, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन इनमें से कोई नहीं लगाने के पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक मिठाई लाना था, 175 बच्चे थे, ठीक है, 35 घटाया गया तो वो भी 140 आया, x + 4 आएगा, ठीक है। 140x + 14 × 4 = 56 560, यहाँ पे आएगा 35x बराबर 560, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, ठीक है, ओके सही है भैया। इनमें से कोई नहीं, 2800 मिठाइयाँ होनी चाहिए थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। लिखा है एक कक्षा में छात्रों को पंक्ति में खड़ा किया जाता है, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है, और यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाती है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अब हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र है और कुल y पंक्तियाँ। माना प्रत्येक पंक्ति में x छात्र है और कुल y पंक्तियां हैं, कुल y पंक्तियां हैं। अब बताओ क्या होगा, तो इसका मतलब कुल छात्र कितने हो गए, कुल छात्र हो गए xy, हुए कि नहीं हुए भाई? प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र है और कुल y पंक्तियां हैं, तो कुल x × y छात्र हो गए। अब क्या कह रहा, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा कर दिया जाए, यानी x + 1 कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाएगी, यानी y - 2 हो जाएगी। लेकिन कुल छात्र तो xy ही रहेंगे। अगर इसको हम हल करेंगे तो एक समीकरण हमें xy के टर्म में मिल जाएगा, और गुणा करते हैं, ये बना xy और -2x और +y और -2 2 के 2 और बराबर xy। अब ये दोनों xy कैंसिल हो जाएंगे, तो -2x और +y बराबर 2 समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया। अब आओ दूसरा समीकरण बना लेते हैं। दूसरा समीकरण कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता,
यानी x-1 होता, तो पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती यानी y+3 होती, और लेकिन तब भी तो कुल छात्र xy ही होते। यहाँ से फिर एक समीकरण बन जा रहा है, और हल करें तो ये बना xy + 3x - y - 3 बराबर xy। अब फिर xy कट जाएगा तो ये बना 3x - y बराबर 3। ये दूसरा समीकरण बन गया। हमको बताना क्या है, कुल कितने बच्चे थे, यानी x y दोनों को मान के याद करना है। तो देखो y बराबर चल रहा है और निकाल लेते हैं। इस समीकरण को मैं ऊपर लिखता हूँ 3x - y बराबर 3, और वो क्या है -2x + y -2x + y और बराबर 2। अगर हम इसको ऐड कर दें, खाली जोड़ दें, तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता, ये तो कट गया, यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, और x की वैल्यू 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 कहीं भी हम रख दें तो y का मान मिल जाएगा। और देखें 6 × 18, 18 में से क्या घटा दें कि 3 बचेगा, बताओ भाई। 18 में से हम क्या घटा दें कि 3 बचेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15। बताओ भैया y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो, y बराबर हो जाएगा 15। देखो 3 में से घटाएंगे ना तो एक देखो 18 हो गया ना, x बराबर 6 आ गया, और x की वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो 6 × 18, 18 में से क्या घटा दें कि 3 बचे, तो 18 में से आप 15 घटा दोगे तो 3 बचेगा, तो y बराबर 15 हो जाएगा। तो 15 छक्का 90 हो रहा है, 90 विकल्प नहीं है। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। अगर हम दोबारा चेक करते हैं इस सवाल को, तो देखो कितने आसानी से उत्तर बन रहा है। तो इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ जोड़ते हैं इसको तो y कट जाता है और 3 2 5 बन जाता है। देखो ये 5 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू हमारी 5 हो गई तो ज़रा सोचिएगा, ये वैल्यू हमारी 5 है, तो अगर हमारी वैल्यू 5 हो गई तो हम वैसे वैल्यू रख लेते हैं। देखो x की वैल्यू 5 आई और 5 हम रख दें, तो 5 × 15, 15 - y बराबर 3 आएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 12। तो x बराबर 5 है, y बराबर 12 है, तो बताओ 12 × 5 = 60। कुल कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। तो देखो कितने आसानी से सवाल बन रहे हैं। अब एरर होता है जब आप सवाल लगाते हैं तो सवाल कुछ आगे पीछे बनते हैं। आइए देखते हैं। 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगाए तो 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी क्या है। आप जानते हैं अगर 26 पेड़ लगाए गए, देखो 2 पेड़ लगाए जाते हैं तो उनके बीच 1 दूरी होती है। जब हम 3 पेड़ लगाते हैं तो उनके बीच 2 दूरियां होती हैं। जब हम 26 पेड़ लगाएंगे तो उनके बीच 25 दूरी होगी। या ध्यान रखिएगा, 26 पेड़ अगर हमने लगाए हैं, पेड़ में 25 दूरी होगी, और 25 दूरी बराबर कितना है 225। बताओ 25 दूरी की वैल्यू कितनी है 225 मीटर। तो बताओ एक दूरी क्या हुई, एक दूरी क्या हो जाएगी 225/25। तो 25 × 9 225, 9 मीटर की दूरी होगी। प्रत्येक 2 पेड़ के बीच में 9 मीटर की दूरी पाई जाएगी। कितना सिंपल सा सवाल है ना। तो यहाँ पर एक ही गणित थी। जैसे मान लो 11 पेड़ होते तो 10 दूरियाँ होती, 2 पेड़ होते तो 1 दूरी होगी, है कि नहीं। अगला सवाल देखो, एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां हैं तथा 12 कतारें हैं। 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है तथा बाहर चारों ओर 1 मीटर का फासला छोड़ा गया है। बाग की लंबाई क्या है। आओ एक बाग बनाते हैं, एक बाग बनाते हैं। इस बाग को ध्यान से देखिए आप, ये बाग देखो, ये बन गया। अब इसके अंदर जो है एक दूसरा बाग बनाते हैं, उसको भी देख लीजिए। दूसरा बाग, क्योंकि 1-1 मीटर जगह छोड़नी है ना हमको, 1-1 मीटर हमको जगह छोड़नी। बाग बन के हमारे तैयार है। अब क्या करें, 10 पंक्तियां तथा 12 कतारें। 10 पंक्तियां भाई, 10 पंक्ति माने होता है, 10 पंक्ति माने होता है कि देखो कतार, देखो 10 पंक्तियां और 12 कतारें हैं। देखो 12 कैसे होगी, देखो 10 पंक्तियां बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं और बना देते हैं 10 पंक्तियां और 12 कतारें, इधर 12 है। तो आपको एक बात का जानना होगा, 10 पंक्तियां 12 कतारें हैं, तो एक बात कैसे प्रत्येक के बीच 2-2 मीटर की दूरी है। तो जो 10 पंक्तियां हैं, आप जानते हो 10 पंक्तियां हैं, तो उनकी भी 2-2 मीटर की दूरी करोगे तो 9 ही दूरी मिलेगी। और 9 दूरी अगर मिलेगी 2-2 के हिसाब से तो 18 मीटर तो ये हो गई। और 12 जो कतारें हैं तो उसमें 11 दूरियां मिल पाएगी, और 11 दूरियां मिल पाएंगी 2-2 मीटर वाली, तो 22 मिल जाएगी। तो भैया जी ये अंदर वाली जो है ये 22 आ गई, और ये वाली जो है कितना आ गई भैया 18 आ गई। अब इनका क्या कहना था कि लंबाई बताओ। अब अगर ये 22 हो गई और यहाँ किनारे किनारे आप कितना छोड़े हैं, किनारे किनारे बाहर चारों ओर 1-1 मीटर छोड़ा गया, तो 22 ये है और 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, तो 2 जोड़ोगे तो ये लंबाई 24 आ जाएगी। और 18 है, एक इधर बढ़ेगा एक इधर बढ़ेगा, तो ये हो जाएगी 20।
तो बाघ की लंबाई 24 है, चौड़ाई 20 है। हमसे केवल लंबाई पूछा गया है तो हम बता देंगे 24 मीटर है। सवाल साफ साफ आपको नजर आ रहा, क्योंकि 12 कतारें अगर हैं तो उनके बीच कुल 11 दूरियां होंगी और 11 दूरियां 2-2 मीटर वाली होंगी तो 22 मीटर ये हो गई, और उसके बाद 1-1 मीटर बढ़ाना है तो 22 और 2 24 मीटर की दूरी आ जाएगी। अगला प्रश्न देखो, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 बच्चों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती। बताओ, एक कतार में 30 बच्चा खड़ा कर रहा है और कुल 16 कतारें बन रही हैं, यानी कुल बच्चा यही है। अब करें यदि प्रत्येक कतार में 24 बच्चे खड़ा कर दें तो भैया 24 से भाग दे दो, बस और क्या। 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 3 दहाम 30, 10 दूना 20 लग जाएंगे भैया, 20 कतारें बन पाएंगी। देख लो, कह रहे हैं 30 छात्रों खड़ा करते तब 16 कतारें बनती, और जब हम भैया 24-24 कर देंगे, कम कम करेंगे तो ज़्यादा कतारें बन जाएंगी, 20 बन जाएंगी। अगला सवाल देखो, जब एक गेंद को कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है तो धरती से टकराकर यह 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में वह कितनी दूरी तय करेगी? जरा एक चित्र के माध्यम समझो। मान लो ये जमीन है, ये पहली ऊंचाई है, ये दूसरी ऊंचाई है, ये तीसरी ऊंचाई, यही पूछ रहा। तो 32 मीटर ऊंचाई से गिरा रहा और हर बार वो 3/4 उछलेगी, तो भैया पहले उछाल में एक और उछालना पड़ेगा। देखो ये तो पहली बार उछाला, तो ये पहली बार उछलेगी, दूसरी बार उछलेगी, तीसरी बार उछलेगी। तो बताओ 32 का 3/4 उछलेगी तो कितना उछलेगी? 4×8 32, 24 मीटर उछलेगी। इसका मतलब ये पहली उछाल 24 मीटर की होगी। अब दूसरी उछाल क्या होगी? 24 का 3/4 होगी। तो बताओ 24 का 3/4 कितना होता है? 4 छके 24, 6 तियाँ 18 होगी, ये 18 उछलेगी। अब 18 का 3/4 कितना होता है? 18 गुणा 3/4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, दोनों 18, 9 तिया 27/2, और 27/2 को आप लिख सकते हो 13 सही 1/2। कहीं है 13 सही 1/2 मीटर उछलेगी। ये तो हुआ चित्र के माध्यम से। अगर आप चाहते हो एक बार में उत्तर आ जाए तो आप एक बार में लिख दो 32 और फिर गुणा 3/4, फिर 3/4, फिर 3/4, 3 बार उछलना है, 3 बार कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। 16 दूना 32 और 2 दूना 4, तो 3 तिया 9 तिया 27/2, यानी हो जाएगा 13 सही 1/2 मीटर। तो आप देख सकते हैं इन सवालों को कैसे समझना है, कैसे लगाना है। आइए, एक विद्यार्थी को 2⁵ गुणा 9 स्क्वायर लिखने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 2592 कह दिया। इन दोनों में कितना अंतर है? संख्यात्मक अंतर, और निकाल लेते हैं। भाई 2⁵ और गुणा 9 का स्क्वायर कितना होता है ये निकाल लो। तो 2⁵ 32 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, और गुणा करते हैं। गुणा कर लें, 1 दूना में 2, 1 तिया में 3 और 8 दूनी 16, 16 3 19, हासिल है 1, 8 तिया 24 1 25। अरे भाई ये भी 2592, ये भी 2592, कोई अंतर नहीं है। कह रहे कितना अंतर है? भाई 0 का अंतर है। देख रहे हो आप, वो लड़का गलती से क्या किया, पावर ऊपर ना लिख के नीचे लिख दिया, इसलिए 2592 हो गया था ना। कितना गजब संख्या है, समझ लो। 2⁵, ऐसी संख्या ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं जल्दी। हाँ, गलती भी करे तभी सही चला जाए। एक व्यक्ति के पास 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया के नोटों की कुल धनराशि है 1575 रुपया है, तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान। उसके पास कुल कितने नोट हैं? भाई ये 5 रुपया वाला नोट है, ये 10 रुपया वाला नोट है, और ये 20 रुपया वाला नोट है, और प्रत्येक की संख्या समान है, तो इसको भी x, इसको भी x, इसको भी x मान लेते हैं। तो बताओ कुल कितना रुपया हुआ? ये तो हुआ 5x, ये तो हुआ 10x, और ये तो हुआ 20x। इतना रुपया है हमारे पास। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे पास 1575 रुपया। क्या इससे x की वैल्यू आ जाएगी? और देखते हैं। 20 10 30 5 35x, 35x बराबर 1575 है, तो 1x बराबर क्या हो जाएगा? 1575/35 हो जाएगा। 7 से काटो, 7 5 35, और 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 से फिर काट दो, तो 5 चौक 20, 5 5 25। प्रत्येक प्रकार के 45 नोट हैं। उन्होंने कहा कुल कितने नोट हैं? भाई x + x + x, कुल 3x नोट थे इनके पास, और 1x की वैल्यू 45 निकल चुकी है। तो बताओ 45 गुणा 3 कितना होता है? 135, और आपका उत्तर सी सही। सवालों को समझना है, सवालों को। ये सब सवाल आसान नहीं है, जब आप अकेले लगाते हैं तब समझ में आता है कि इन सवालों को कैसे हैंडल किया जा रहा है। कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। इसमें भोजन पर 5000 रुपया खर्च होना था, परंतु 5 विद्यार्थियों को न जाने के कारण प्रत्येक सदस्य को 50 रुपया अधिक देना पड़ा। कितने छात्र पिकनिक पर गए? मान लो पहले एक छात्र से, मान लो पहले एक छात्र थे। बताओ अगर एक छात्र रहे होंगे, यहाँ लिखता हूँ, तो 5000 रुपया खर्च करना था, तो यानी पहले एक छात्र को 5000 - x/x देना था। लेकिन जब 5 छात्र नहीं गए होंगे तब वही पैसा अब x - 5 छात्रों ने दिया होगा, और इससे अंतर क्या पड़ा होगा? प्रत्येक छात्र को 50 रुपया ज़्यादा देना पड़ा होगा। बस आपके पास समीकरण बन के तैयार।
इसी को हल कर दिए, सीधे उत्तर आपके पास है। इसमें x की वैल्यू आ जाएगी, बाद में 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मान लिया हमने कि x बच्चे ने जाने का निर्णय लिया होगा। यहाँ कहीं लिख लो, मान लो x बच्चे जाना चाहते थे, ये अलग बात है, 5 कम गए तो बाद में 5 घटा लेंगे। तो कैसे हल किया जाए, 5000 को कामा लेके उधर डाल दो तो यह बन जाएगा कितना, देखो ऐसे एक बार हल कर दें। ये लड़के कहते हैं कि आप जल्दीबाजी में कर लेते, दिखाई नहीं पड़ता, -1/x और बराबर हो गया 50। अब बताओ यहाँ हो जाएगा x माइनस x प्लस 5 और बटा x² माइनस 5x बराबर 50/5000। अगर x यहाँ से काट दें तो 0 0 यहाँ से काट दें, 5 5 कट जाएगा, तो हमारे पास बन गया x² माइनस 5x माइनस 500 बराबर 0। दो संख्याएं मन में सोचो जिनके बीच में अंतर 5 का हो और गुणा करने पर 500 आए। 20-25 के बारे में आपका क्या ख्याल? आओ देखो, हम कह सकते हैं x² माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500 बराबर 0। x कामन, x माइनस 25 प्लस 20 कामन, x माइनस 25 बराबर 0। अब क्या होगा, x माइनस 25 एक साथ लिखोगे आप और x प्लस 20 एक साथ लिखोगे और बराबर 0। तो यहाँ x बराबर 25 आ जाएगा और यहाँ x बराबर माइनस 20 आ जाएगा। ये हो नहीं सकता, यानी पहले 25 बच्चे जाने के निर्णय लिए थे, अब 25 बच्चे जाने के निर्णय लिए थे, 5 बच्चे कम गए, अर्थात कितने बच्चे गए होंगे, 20 बच्चे गए होंगे। यही बात देखना। तो इन सवालों को समीकरण खाली देखना कि इक्वेशन आप कैसे बनाते हो। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। एक 80 मीटर ऊंचे गोल खांबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिएगा, यह सवाल बहुत कॉमन है। 80 मीटर खंबा है, एक बार में वो 5 मीटर चढ़ सकता है, इसलिए हम ऊपर से 5 मीटर पर निशान लगा देंगे। पूरा 80 मीटर का है, 5 मीटर पर निशान लगा दिए तो 75 मीटर यहाँ बचा। अब जरा विचार करो, कह रहे हैं कि 1 मिनट में वो 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा, अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसलेगा, 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा, 2 मीटर नीचे फिसलेगा, यानी कुल 3 मीटर चढ़ पाया। और टाइम कितना खर्च हुआ? 2 मिनट का। आप बताओ, 3 मीटर चढ़ पाया है ना, चढ़ा कितने देर में? 2 मिनट में। तो बताओ 1 मीटर चढ़ पाएगा 2/3 मिनट में। तो बताओ 75 मीटर चढ़ पाएगा 2/3 गुणा 75, 3 से काटोगे 25, 25 दूना 50 मिनट, यानी हमारा बंदर 50 मिनट में कहाँ पहुँच चुका है? इस जगह पे। अब कह रहे हैं कुल कितना समय लगा। अगर 50 मिनट में यहाँ पहुँच गया तो 1 मिनट में 5 मीटर तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, आखिरी बार फिसलता नहीं, बस यही इतना याद रखना है। तो जब 1 मिनट और लग जाएगा तब चढ़ जाएगा, शिखर पर पहुँच जाएगा, तो इसी में आप +1 कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा 51 मिनट। कितना आ जाएगा? 51 मिनट। कहाँ है भाई? पहला विकल्प आपका सही जा रहा है, 51 मिनट में वह बंदर शिखर पर पहुँच जाएगा। आइए अगले सवाल पर बात करें। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चों को 3 मिठाई अधिक मिल गई। प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाई मिली? हम लोग ऐसा सवाल अभी कर चुके हैं। मान लेता हूँ प्रत्येक बच्चे को x मिठाई देना था। माना प्रत्येक को x मिठाई देनी थी, तो कितना मिठाई लाए रहे होंगे भैया? 450 बच्चे थे तो कुल 450 x मिठाई लाए होंगे। अब ये मिठाई जब 150 बच्चे नहीं आए होंगे तो इसका मतलब 300 बच्चे आए होंगे, और जब 300 बच्चे आए तो प्रत्येक को कितना देना पड़ा? x + 3 मिठाई देना पड़ा। बताओ, खत्म। अब हल कर दो। अगर हम चाहें तो इसको अभी यहीं छोटा कर सकते हैं, 1 0 यहीं कट जाएगा, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, काटा जा सकता है। तो 3x बराबर 2 का अंदर गुणा कर लो तो 2x और +2 तियाँ 6। अब 2x इधर आएगा तो x बराबर 6। प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाई देने का निर्णय लिया गया होगा। समीकरण देखो कितना मज़ेदार है, इतना बढ़िया समीकरण बन जा रहा है और उत्तर आ जा रहा है। आइए, एक वन में कुछ तोते तथा बाघ है, इनकी कुल इतनी टांगे और इतने सिर हैं, तोते की संख्या बताओ। फिर वही सवाल आ गया अभी थोड़ी देर पहले। तो आप चाहो तो इसको इसी तरह इक्वेशन बना लो। मान लो सिंह है, क्या है? बाघ है ना, बाघ है, तो हमने यहाँ लिख दिया बाघ और यहाँ लिख दिया तोता। हमने मान लिया बाघ x है तो तोता कितना हो जाएगा? 858 - x तोता है। अब जो बाघ है उसके पास 4 पैर होगा, जो तोता है उसके पास 2 पैर होगा, अब कुल पैर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1746 आ जाएगा। थोड़ी सी बड़ी संख्या है, बाकी काम वही है। तो बताओ जरा, 4x और +2 का अंदर गुणा करो, 2 8 16, 1 2 5 10 11, 1 2 8 16 1 17,
और माइनस 2x और बराबर है 1746। अब क्या होगा, 2x घट करके यहाँ 2x बचेगा 4x में से, और 1716 वहाँ जाके घटेगा। बताओ 1746 है, 1716 घटाओ भैया, 6 में से 6 घटाओ 0, 4 में से 1 घटाओ 3 और बस खत्म। चेक कर लो, गुणा तो सही है, 2 8 16, 2 10 11, 2 16 17, ठीक है, और वो 1746 है। अब जरा बताओ 2x बराबर 30 है तो x बराबर 15 है, तो हमारे पास भाग तो 15 आ गए। एक बात बताओ भाई, कुल मिला के 858 लोग थे जिसमें 15 तो बाघ हैं बस। तो जरा तोता बता दो कितना, 8 में से 5 घटाओगे 3, 5 में से 1 घटाओगे 4, 843 कहीं दिख रहा, 833 दिख रहा, लेकिन 843 नहीं है, इनमें से कोई नहीं। एक बार चेक कर लो बस, कोई डिजिट जानते हो, जब कोई भी एक सवाल का ही मिस्टेक बनता है तो चेक कर लेते हैं एक बार। देखो बाघ हमारे पास 4 है, अच्छा हमारे पास एक सूत्र भी है, आओ सूत्र से जल्दी से चेक कर ले कि बाघ हमारे पास कितना है। तो बाघ हो जाएगा सिर पैर माइनस, यानी 1746 माइनस 2 गुणा सिर माने 858 और बटा 2, यही इतना करना है। तो ये हो जाएगा 1746 और माइनस क्या, 2 8 16, 2 5 10 11, 2 8 16 17, वही वैल्यू आ रही है, ठीक है 0 और ये 3 और बटा 2, यानी 15 ही भाग है, और 15 घटाने जो उत्तर आएगा वही उत्तर हो गया 843। इनमें से कोई नहीं विकल्प सही जा रहा। आप देख रहे, आप ये भी देख रहे होंगे, जब कभी सवाल का उत्तर नहीं मैच करता है तो एक बार जांच कर लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि हो सकता है इतनी फास्ट में काम हो रहा है, इधर उधर एक नंबर का पड़ जाए। 4 कैमरे तथा 6 सेलफोन का कीमत इतना है, तो 12 कैमरे और 18 सेलफोन का कीमत क्या होगा। अगर आपको याद हो तो ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं। 4 कैमरा है और प्लस 6 सेलफोन है, फ़ोन यहाँ F लिख देता हूँ, और बराबर है 51,365। और अब की बार 12 कैमरा है और प्लस 18 सेलफोन है, तो क्या आपको दिख रहा है कि 3 गुना सामान खरीद रहे हैं। अगर 3 गुना सामान खरीद रहे हैं तो खर्चा कितना होगा, इसमें 3 से गुणा कर दो बस। तो 3 5 15, 3 6 18, 1 19, 1 3 3 9 1 10, 1 3 3 1 3 1 4 और 3 5 15, 15 40 95 कहीं दिख रहा, आपका BC विकल्प सही है। देख रहे हैं आप, 3 गुना सामान खरीद रहे हो आप, तो 3 गुना तो पैसा लगेगा मेरे भाई। 24 बल्ला 32 हाके का मूल्य इतना है, तो 3 बल्ला बता दो। सेम कहानी आ रहा है, देखो 24 बल्ला और 32 हाकी है और कुल खर्चा आ रहा है 8400। और अब की बार हमको 3 बल्ला 4 चाहिए, 3 बल्ला और 4 चाहिए। 3 बल्ला माने इससे 8 से 3 8 24, 4 8 32, यानी इसमें 8 से भाग दे दो, हमारा उत्तर आ जाए। तो 8400 और डिवाइडेड बाई 8, भाग दो भैया, 8 के 8 और 0 8 25 40, 1050। कितना लगेगा भैया, 1050। लगाने का तरीका देख लो। जब कभी वन वेरिएबल सवाल आ जाते हैं तो सवाल इतनी जल्दी होता है। एक व्यक्ति ने वेतनमान 8,325 -50 -92 75 -75 10,660 में नौकरी का पद बारतमाला 23 वर्ष के उपरांत उसका वेतन क्या है। कई लोग तो इस सवाल को देख के समझ नहीं पाते लिखा क्या है। दरअसल अभी नौकरी नहीं लगी इसीलिए नहीं जान पा रहे। दरअसल इसमें यह कहानी है कि जब व्यक्ति का मूल वेतन इतना होता है, मूल वेतन है, वैसे 50,000 मिलेगा ठीक है, लेकिन मूल वेतन जब देखोगे आप तो ऐसे मिलेगा। तो हर साल 50-50 रुपया बढ़ता रहेगा, और बढ़ते बढ़ते जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे मूल वेतन, तब आदमी सीनियर हो जाएगा, नहीं क्लर्क से हेड क्लर्क बन जाएगा, तब उसका तनख्वाह 75-75 बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक जाएगा, इतनी देर में नौकरी समाप्त हो जाएगी। तो बताओ, कह रहे हैं 23 साल के बाद उसका वेतन क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना साल लगा, कैसे पता चलेगा। पहले इसमें इसको घटा दो, यानी 92-75 में से आप 8,325 आप घटा दो, तो ये पता चल जाएगा कै रुपया बढ़ा। तो घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 12 में से 3 गया 950 रुपया बढ़ा है। और हर साल 50 रुपया बढ़ा है, इसका मतलब 19 वर्ष लगा होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में 19 साल लगा, लेकिन इनको तो 23 साल चाहिए, यानी 4 साल और चाहिए। 4 साल आएगा, लेकिन अब तो 75-75 बढ़ेगा। तो अगर 75-75 बढ़ेगा और 4 बार बढ़ेगा तो 300 और बढ़ जाएगा। किससे? 92-75 से। 92-75 हमारी तनख्वाह पहुंच चुकी है और उसमें 300 और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 95-75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 95-75 हो जाएगा। कहाँ गया? ये रहा विकल्प। तो 23 साल बाद व्यक्ति की तनख्वाह कहाँ पहुंच जाएगी? 95-75 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, 1/2 तथा 3/4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी? जानते हो, इसको भिन्न बना लो, ज़्यादा बढ़िया होता है, जल्दी से हो जाता है। 1/2 और 3/5। आप देखोगे तो 2 5 ये 0.5 है और 5 6 की 0.6। 0.5 और 0.6 के बीच इनमें से क्या है? देखो भाई, यहाँ से शुरू करें तो 0.33 है, ये होगा नहीं। ये कितना है? 0.66 है,
ये भी नहीं होगा। ये कितना है 0.40 है तो 7 × 5 = 35 और फिर 5 जगह 50, 7 है तो 49। बस यही मिल गया। देखो आपका बी विकल्प सही आ गया। बी ही है जो 0.5 और 0.6 के बीच में, क्योंकि ये जो होगा 0.4 होगा, वो छोटा पड़ जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। ऐसी संख्या, दो ऐसी संख्या जिसमें पहली संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो 100 प्राप्त होगा, और पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो 120 प्राप्त होगा। बड़ी संख्या बताओ। ये तो वही x y का समीकरण बन जाएगा। पहली को 2 बार, मान लो पहली x है दूसरी y है, तो 2x + 3y = 100 है, और 3x + 2y = 120 है। क्या करेंगे, हमें बराबर करना है, तो किसी एक को बराबर कर लो। अगर इसमें हम 3 से और इसमें 2 से गुणा कर दें तो हमारा x बराबर हो जाएगा। कैसे, 3 2 का लघुत्तम 6 होता है, इसलिए। अब जरा बताओ हम 3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6x + 9y = 300, और बराबर 2 से गुणा करो, 2 3 6x + 2 दूना 4y = 12 24 240। अब अगर हम इसे घटा दें तो क्या होगा, यहाँ बचेगा 5y और यहाँ बचेगा 60। तो बताओ y बराबर 12 आया। अगर y बराबर 12 आया तो बड़ी संख्या चाहिए, तो पहले y का मान कहीं रख देते हैं। तो यहाँ अगर रख दें, देखो 2x और प्लस 12 रख दें, 12 × 36 हो जाएगा, और बराबर 100, यानी 2x बराबर यहाँ 64 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, घट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 32। तो बड़ी संख्या 32 है और छोटी संख्या 12 है। दोनों संख्या आपके पास निकल आई। अगला सवाल देखो। एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया गया तो 30 पंक्तियां बन गई। भैया 54 लोग एक साथ खड़ा कर रहे हैं और 30 पंक्तियां बन गई, तो कह रहे 45 पंक्ति बनाओ तो कितने छात्र चाहिए। 45 से भाग दे दो, बस कितना छोटा है, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 से काट दो, यहाँ 18, 18 दूनी 36, यानी कुल 36 की जरूरत पड़ेगी। ये रहा। देखो कुछ सवाल देखने में कितने बड़े होते हैं, करना कितना पड़ता है, यह देख लीजिए आप। इतना आसान हो सकता है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग क्या होगा। देखो भैया 5 संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। हम जानते हैं इनका औसत यही होगा, और 5 संख्याओं का योग क्रमागत 270 है। अगर 270 में हम 5 से भाग दे दें तो क्या होगा, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, यानी बीच वाली संख्या हमारी 54 हो जाएगी। अगर ये 54 है तो ये 53 है, ये 52 है, ये 55 है, ये 56 है, यही सारी संख्याएं हैं। अब इन्होंने कहा दूसरी और पांचवी का योग बताओ। दूसरी ये है, पांचवी ये है, योग बताओ। और जोड़ा जाए, 6 3 9 और 5 5 10, कितना आ गया 109। कहीं दिख रहा नहीं, इनमें से नहीं। देखो 6 3 9 5 5 10, 109 होना चाहिए था, 109 नहीं है, तो बात खत्म। दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग बताना था, नहीं आया। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल। किसी संख्या के 6 में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। किसी संख्या नहीं मालूम कौन है, उसमें क्या घटाना है, 600 के 75% का 2/3 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 320। आपको क्या बताना है, आओ काटा जाए। तो अगर हम काटेंगे तो 100 से यह गया और 3 दूनी 6, तो बताओ 75 चौका 300। बताओ x - 300 और बराबर 320 है, तो बताओ x बराबर क्या हुआ, 620 हो गया। बी विकल्प हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। आसान हो रहा है। और ये बस आज का सारा सवाल खत्म, ये एक्सरसाइज ही खत्म हो गई। तो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि अब सरलीकरण आपके चैप्टर में से खत्म हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक एक सवाल लगाएंगे। अगर कहीं से कोई समस्या आती है तो हमें मैसेज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।